हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे जो हमेशा आप सुनते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं, जिसे कह देते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना प्रतिवेदन जिसको कहा जाता है हिंदी में। इसे उर्दू में कहते हैं रपट ए इब्तदाई, FIR। प्राय सुनते रहते हैं कि फ़लाँ केस में FIR हो गया, फ़लाँ ऑफेंस में FIR हो गया। तो आखिर वो FIR है क्या? FIR किस विषय में हो सकता है? FIR कैसे होती है? FIR कहाँ होती है? FIR की एविडेंशियल वैल्यू क्या है? इसकी रेलेवेंसी क्या होती है? तमाम इसमें क्वेश्चन अराइज होते हैं और इन सब पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब पहले ही देखा जाता है कि FIR है क्या, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। हम लोग पढ़ते हैं लॉ में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसे कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो CRPC में FIR को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। FIR क्रिमिनल केस में होता है, क्रिमिनल मैटर में होता है। FIR देखिए, FIR CRPC में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। CRPC में FIR केवल एक कॉन्सेप्ट के रूप में है। जब CRPC का सेक्शन 154 हम पढ़ते हैं तो उसमें FIR का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसके अलावा अभी हम उस 154 के आधार पर इसकी डिफिनीशन बनाए, उससे पहले देखिए कि लीगल ग्लिसरी में भी इसे डिफाइन किया गया है। हालांकि वो पूरी डिफिनीशन नहीं है, केवल एक कॉन्सेप्ट के रूप में वो भी दिया गया है कि FIR क्या होता है। FIR एक फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस लॉज्ड विद द पुलिस। इसका मतलब होता है कि FIR एलिज्ड ऑफेंस मतलब एक ऐसा ऑफेंस जिसका अभिकथन किया गया हो, ऐसे ऑफेंस के बारे में जो किसके सामने किया गया? पुलिस के सामने किया गया। ये कॉन्सेप्ट है। जब हम सेक्शन 154 देखते हैं तो 154 में जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जो प्रोविजन बनाया गया है, उसमें उसके बेसिस पर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? FIR क्या है? FIR इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। इसका मतलब FIR किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में संज्ञेय अपराध, हिंदी में कहते हैं उसे। संज्ञेय अपराध का मतलब होता है ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो FIR क्या है? किसी ऐसे संज्ञेय अपराध के बारे में किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी गई प्रथम सूचना है। तो हिंदी में भी कह सकते हैं कि किसी भी संज्ञेय अपराध के बारे में किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक या लिखित रूप में दी गई प्रथम सूचना ही प्रथम सूचना प्रतिवेदन होता है। यही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। ये डिफिनीशन निकलती है उससे, सेक्शन 154 से। अब सवाल आता है कि FIR में क्या क्या चीज़ें होती हैं, FIR कौन कर सकता है। देखिए, पहला तो ये जान लीजिए कि FIR कोई भी पर्सन कर सकता है। खुद विक्टिम कर सकता है, पीड़ित व्यक्ति कर सकता है, उसके गार्जियन कर सकते हैं, उसके रिलेटिव कर सकते हैं, फैमिली मेंबर कर सकते हैं, उसके फ्रेंड कर सकते हैं, या कोई भी थर्ड पर्सन FIR कर सकता है। FIR के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं पर्टिकुलर पर्सन ही करे, कोई विशेष व्यक्ति ही करे, कोई भी FIR कर सकता है। क्लियर हो गया? तो FIR कौन करता है? FIR हमेशा पुलिस स्टेशन पर होती है, और वो किसी भी पुलिस स्टेशन पर। यहाँ आप एक लाइन ये भी जान लीजिए कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई रिपोर्ट करनी है, जो हम देखते हैं सेक्शन 155 में, तो ऐसी रिपोर्ट केवल उसी पुलिस स्टेशन पर हो सकती है जिसकी स्थानीय अधिकारिता, लोकल जुडिक्शन में ऑफेंस कमिट किया गया है। सेक्शन 155 पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट तो उसी पुलिस स्टेशन पर हो सकती है जिसके लोकल जुडिक्शन में ऑफेंस कमिट किया गया। लेकिन FIR जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट है, ये किसी भी ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है तो किसी पुलिस स्टेशन पर हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बस पर्टिकुलर उस पुलिस स्टेशन पर हो जिसके लोकल जुडिक्शन में यह ऑफेंस कमिट किया गया है। और ये कॉन्सेप्ट की जानकारी कहाँ से मिलती है? सेक्शन 154 से।
अब सवाल आता है कि एफआईआर में क्या क्या होता है। तो एफआईआर के कंटेंट्स आपको जानना चाहिए। एग्जाम में भी पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जाता है, मेंस के भी आते हैं, इंटरव्यू में भी तमाम सवाल पूछे जाते हैं एफआईआर पर। वो हम लास्ट में और सब क्वेश्चन बता देंगे आपको। एफआईआर कंटेंट क्या होता है? पहला तो एफआईआर एक स्टेटमेंट होता है, मे बी ओरल आर इन राइटिंग। एफआईआर क्या है? एक कथन होता है। ये लिखित हो सकता है, ये मौखिक हो सकता है। किसके सामने होगी? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के सामने होगी। एफआईआर खुद ऑफिसर इंचार्ज जो होता है वो लिख सकता है, या अपने डायरेक्शन में किसी और ऑफिसर से लिखवा सकता है। लिखने के बाद जो स्टेशन डायरी होती है, जनरल डायरी जो स्टेशन पर रहती है, प्रेस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा विहित की जाती है डायरी। उस डायरी में से एंट्री किया जाता है और उस पर जिसने एफआईआर किया उसके सिग्नेचर ले जाते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर सिग्नेचर कर देता है और उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कास्ट उस पर्सन को दे दी जाती है। अब यहाँ सवाल आता है कि अगर फ्री ऑफ कास्ट कॉपी देने की बात होती है तो क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, ये डायरेक्टिव है। इसका निर्देश दिया गया है कि वो ऐसा दिया जाएगा उसको, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होता है, ये होता है। अब सवाल आता है तो ये कहाँ मिलता है? ये सेक्शन 154 सब सेक्शन 2 में फ्री ऑफ कास्ट उसको कहाँ पे दी जाएगी। अब सवाल आता है, देखिए पुलिस अधिकारी तो लिखेगा एफआईआर, लेकिन अगर वो ऑफेंस किसी वीमेन के अगेंस्ट है, और ऑफेंस कैसे हैं? वो सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं। आईपीसी के सेक्शन 354, 354A, 354B, 354C, 354D या फिर 376, 376A, 376B, 376C, 376D या 376E या फिर सेक्शन 509। ऐसे जो ऑफेंस होते हैं इसमें एफआईआर अगर विक्टिम के द्वारा किया जा रहा है, अगर वो महिला कर रही है, तो वो एफआईआर कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं लिख सकता है। वो कोई महिला पुलिस ऑफिसर होगी वो लिखेगी या फिर कोई और महिला अधिकारी लिखेगी। ये होता है। ये अमेंडमेंट किया गया 2013 में, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। अब सवाल आता है कि अगर एफआईआर करने वाला व्यक्ति जो विमेन है, जो बता रही है, अगर वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, कोई व्यक्ति अगर डिसेबल है जो एफआईआर कर रहा है, अब उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ की जाती है। फॉर्मेलिटीज़ क्या होती है? उसे एक ट्रांसलेटर प्रोवाइड कराया जाता है, उसके माध्यम से लिखा जाएगा, और इसकी एक वीडियो फिल्म रिकॉर्ड बना दी जाती है, रिकॉर्ड कर ली जाती है, बना दी जाती है। ये एक प्रूफ रहेगा कि हाँ वो डिसेबल है, फिर भी वो लिख रहा है, इसे लिखवा रहा है। तो ये इस तरह एफआईआर लिखने की बात होती है। अब यहाँ सवाल आता है, अगर एफआईआर पुलिस ऑफिसर नहीं लिखता है तो क्या ऑप्शन मिला है व्यक्ति को? ये सब सेक्शन 3 बताया गया, सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 में, कि अगर वो नहीं लिखता है तो व्यक्ति बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा वो सीधे उस जिले के एसपी को, पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड कॉपी भेज सकता है रजिस्टर्ड पोस्ट से। अब एसपी क्या करेगा? एसपी चाहे तो खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाए या फिर एसपी किसी और को डायरेक्ट कर दे इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके अलावा अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि क्या विकल्प और मिलता है, तो बताइए इसके अलावा भी विकल्प है कि ऐसा व्यक्ति कंप्लेंट फाइल कर सकता है मजिस्ट्रेट के यहाँ, फिर मजिस्ट्रेट उस पर इन्वेस्टिगेशन कराएगा। सवाल उठता है कि एफआईआर क्यों किया जाता है, इसका पर्पज़ क्या है? एफआईआर का पर्पज़ यही होता है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि ऐसा ऑफेंस किया गया है, ऐसा संज्ञेय अपराध किया गया है, गंभीर अपराध किया गया है, और पुलिस उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर चलाए, अपराधियों को गिरफ्तार करने के बारे में सोचे। ये पुलिस का काम है। इतना काम केवल एफआईआर का होता है कि इन्फॉर्मेशन हो जाती है। अब एक क्वेश्चन उठता है इसमें एफआईआर के बारे में कि एफआईआर वो स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो एफआईआर बनती कब है? इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो सूचना दी गई पुलिस को वो सूचना एफआईआर कब बन जाती है।
ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है। तो आप बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज रूसी मिस्त्री 1960 सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि एफआईआर कब कंप्लीट हो जाता है, जब पुलिस अधिकारी उसे डायरी में एंट्री कर लेता है। वो इन्फॉर्मेशन जब एंट्री हो जाती है तब एफआईआर कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल आता है एफआईआर कब किया जाना चाहिए? क्या एफआईआर इमीडिएट होना चाहिए? क्या एफआईआर में अगर डिले हो गया तो उसका क्या कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ सवाल आता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है, मेंस में भी आता है कि इफेक्ट ऑफ डिले, विलंब का प्रभाव क्या पड़ता है एफआईआर पर। तो एफआईआर पे विलंब हुआ तो कैसे हुआ? क्या रीजनेबल डिले था? क्या युक्त विलंब था? वो ये देखा जाता है। अगर रीजनेबल ग्राउंड हैं डिले होने के, युक्त आधार हैं, तो फिर डिले का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, जानबूझकर डिले किया जाता है, तो एक माना जाता है कि एक कहानी तैयार की गई, एक स्टोरी तैयार की गई, उसके बाद फिर पुलिस के सामने उसको पेश की गई। ये होता है। अब सवाल एक उठता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स क्या होते हैं डिले के? तमाम ग्राउंड्स हैं। ऑफेंस का नेचर क्या है? गंभीर अपराध, बड़े अपराध में व्यक्ति भयभीत होता है, डरता है, पीड़ित रहता है, वो एफआईआर नहीं जल्दी कर पाता है। अपराधियों का नेचर ऑफ ऑफेंडर्स, ये एक्यूज्ड, ये कैसे हैं? बड़े बड़े अपराधी गंभीर अपराध करते हैं, देखिए, तो उसमें व्यक्ति डरता है एफआईआर करने से, उनको धमकी मिल जाती है, इसलिए एफआईआर तुरंत नहीं करता है। वीमेन के अगेंस्ट ऑफेंस होते हैं, उसमें व्यक्ति सोचता है, क्योंकि सोशल डिग्निटी उसकी होती है, इसलिए वो डरता है एफआईआर करने से। दूसरी चीज़, उस समय सीजन क्या है, जैसे बारिश का सीजन है, रास्ते बंद हैं, इसलिए भी डिले हो सकता है। या अगर ऑफेंस किया गया रात में ऑफेंस हुआ है तो वेट कर सकता है, दिन हो तो एफआईआर करे। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती हैं कि जब ऑफेंस कमिट होता है उस समय फैमिली में केवल वीमेन ही मेंबर हैं, कोई मेल मेंबर नहीं है, पुरुष नहीं है, तो वीमेन इंतज़ार कर सकती हैं, फीमेल मेंबर वेट कर सकती हैं कि कोई जब उनके पुरुष सदस्य आएगा तो एफआईआर करेगा, इसलिए डिले हो सकता है। तो अगर ऐसे ग्राउंड सामने आए तो इनका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अदरवाइज निश्चित रूप से माना जाएगा कि ये स्टोरी बनाई गई। ये होता है इफेक्ट ऑफ डिले। अब फिर एक सवाल उठता है कि एफआईआर जो किया गया एफआईआर, उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी, उसका महत्व क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस इसका होता है। पहली चीज़ जान लेना है कि एफआईआर कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होता है। यह भी उस केस में बताया गया था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज रूसी मिस्त्री के केस में। ये कोई भी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, कोई मौलिक साक्ष्य नहीं होता है, ये कोरोबोरेटिव नेचर का होता है, ये संपोषक साक्ष्य के रूप में होता है। जब इसकी रेलेवेंसी हम देखते हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंट फैक्ट कहाँ बताया गया? सेक्शन 5 to 55 तक, सेकंड चैप्टर जो है वहाँ रेलेवेंसी बताई गई, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। उसमें जब देखते हैं तो एक तो सेक्शन 8 में ये रिलेवेंट हो जाता है, किस रूप में? कंडक्ट के रूप में। एफआईआर करने वाला व्यक्ति का कंडक्ट देखा जाता है, वो गया है एफआईआर करने, ये उसका आचरण है, उस रूप में आता है। इसके अलावा सेक्शन 35 में रिलेवेंट होता है, किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने कोई स्टेटमेंट दिया गया तो पुलिस ऑफिसर सेक्शन 21 आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट होता है, उसके सामने किया जाता है, इसलिए वहाँ भी ये रिलेवेंट होता है। तो इसकी रेलेवेंसी सेक्शन 8 में दिखाई पड़ती है, इसकी रेलेवेंसी सेक्शन 35 में दिखाई पड़ती है। अब सवाल आता है कि इसको एडमिट किया जाएगा तो किस कंडीशन में? हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि ये कोई भी मौलिक साक्ष्य नहीं है, सारभूत साक्ष्य नहीं है, सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है। क्लियर हो गया? कोरोबोरेशन इसका काम है, इसलिए इसको एडमिट किया जा सकता है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 145 और 157 में। अब हमको जानना है कि सेक्शन 145 क्या है। सेक्शन 145 में वहाँ बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई स्टेटमेंट दिया एक स्टेज पर, दूसरे स्टेज पर अगर वो फिर आता है विटनेस बन के, कोई स्टेटमेंट दे रहा है,
और जो पहले स्टेटमेंट दिया है उसका कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है, उसके विरोध में कोई स्टेटमेंट दे रहा है। तो जो आज स्टेटमेंट दे रहा है और जो पहले स्टेटमेंट दिया है, दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्शन में हैं। तो आज के स्टेटमेंट के अगेंस्ट उसका पहले का स्टेटमेंट, प्रीवियस स्टेटमेंट उसका यहाँ एडमिट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो दो में से एक बार तो झूठ बोल रहा है, या तो पहले झूठ बोला है या फिर आज झूठ बोल रहा है। ये 145। दूसरा आता है सेक्शन 157 में कोरोबरेशन। वहाँ क्या होता है कि जिसने FIR किया है, बाद में अगर वो विटनेस बन के आता है तो कह सकता है कि यही स्टेटमेंट मैंने FIR में भी लिखवाया है। तो आज के उसके स्टेटमेंट का कोरोबरेशन हो सकता है उसके प्रीवियस स्टेटमेंट से। तो कोरोबरेशन का कॉन्सेप्ट किस सेक्शन में है? 157 में। कंट्राडिक्शन किस में है? 145 में। तो FIR की केवल यही एविडेंशियल वैल्यू होती है कि FIR या तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के रूप में आएगा सामने, या फिर कोरोबरेटिव स्टेटमेंट के रूप में आता है। इसकी यही एविडेंशियल वैल्यू होती है। अदरवाइज FIR कोई भी सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं होता है। अब सवाल आता है कि क्या FIR पर किसी को दोषी बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। FIR के बेसिस पर केवल किसी को दोषी नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले ही बताया गया, ये कोई मौलिक ये साक्ष्य नहीं होता है। इसका काम केवल कोरोबरेशन करना या कंट्राडिक्शन करना। ये बता सकता है कि हाँ व्यक्ति आज झूठ बोल रहा है या पहले झूठ बोला था, या व्यक्ति बता सकता है कि हाँ ये बता FIR करने वाला ये बता सकता है FIR में, हाँ मैंने जो पहले कहा था वही आज भी मैं बता रहा हूँ। FIR की केवल इतनी एविडेंशियल वैल्यू होती है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि FIR जब किया जाता है तो फिर इस FIR में क्या FIR कोई एक्यूज्ड भी कर सकता है? ये क्वेश्चन उठता है। FIR कहा गया केवल एक सूचना होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई भी खुद एक्यूज्ड जिसने ऑफेंस किया है, अगर वो खुद पुलिस के सामने जाकर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऐसा ऑफेंस हमने किया है, तो ये कन्फेशन हो जाता है। और सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ सीधे बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कन्फेशन किया जाता है तो उसे प्रूव नहीं किया जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये एक इन्फॉर्मेशन तो पुलिस को मिल गई कि ऑफेंस हुआ है, लेकिन ये कन्फेशन के रूप में अगर होगा तो पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन कभी भी प्रूव नहीं किया जा सकता है। ये एविडेंस एक्ट डिक्लेयर करता है। अब सवाल आता है कि क्या FIR डाइन डिक्लेरेशन में कन्वर्ट हो सकता है? होता क्या है? अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, डाइन डिक्लेरेशन क्या है? डाइन डिक्लेरेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऐसे व्यक्ति ने किया है जो अंडर एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, जो मृत्यु की आशंका में है। ये डाइन डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट है। डाइन डिक्लेरेशन का मतलब मृत्यु की अवस्था में, मरने की अवस्था में कोई व्यक्ति कोई कथन कर रहा है। जब ये इंडियन एविडेंस में डाइन डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो सेक्शन 32 क्लास 1 में आता है। जब वहाँ हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति बिल्कुल मरने की अवस्था में कोई कथन करे। अगर उसने कोई स्टेटमेंट दिया और उसके स्टेटमेंट से इतना पता चल गया कि वो कैसे मरा, काज ऑफ डेथ और सर्कमस्टांसेज ऑफ डेथ, तो अगर व्यक्ति का स्टेटमेंट इतना है, इस नेचर का है कि उससे उसके मरने का कारण पता चलता है, उससे उसके मरने की परिस्थितियां पता चलती हैं, तो अगर उस पर कोई भी डिस्प्यूट है किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में, तो उसका स्टेटमेंट डाइन डिक्लेरेशन के रूप में रिलेवेंट होगा। यहाँ मरने की आशंका जरूरी नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट में। अदरवाइज जब कॉमन उसकी मीनिंग निकाली जाती है तो डाइन डिक्लेरेशन का मतलब ही होता है कि मृत्यु की अवस्था में किया गया कथन, स्टेटमेंट अंडर एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। अब सवाल आता है कि FIR कैसे डाइन डिक्लेरेशन बन जाएगा? होता क्या है, अगर कोई विक्टिम है, इंजर्ड है, और वो खुद पुलिस स्टेशन पर गया, FIR लिखवा रहा है और उसमें बताया उसने कि मैं कैसे इंजर्ड हुआ, मुझ पर कहाँ असॉल्ट, मुझ पर कैसे हमला किया गया, मुझे कैसे चोट लगी, और बाद में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट से पता चलता है उसकी मृत्यु कैसे हुई।
तो उसका स्टेटमेंट जो एफआईआर उसने किया था वो स्टेटमेंट कन्वर्ट हो जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन में, और जब डाइंग डिक्लेरेशन बन जाता है तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पर भी किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है। हालांकि कोरोबरेशन के बारे में कोर्ट का कहना है कि कोरोबरेशन इज डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, ये न्यायालय का विवेकाधिकार है कि कोरोबरेशन कराए या न कराए, लेकिन कंपलसरी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये विधि का नियम नहीं कोरोबरेशन होना चाहिए। तो वहाँ एविडेंशियल वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। ये एफआईआर कब कन्वर्ट होता है डाइंग डिक्लेरेशन में, ये कॉन्सेप्ट आता है। अब सवाल आता है कि क्या एफआईआर लिखने के लिए पुलिस अधिकारी बाध्य है? तो पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखने के लिए बाध्य होता है। जब आप देखते हैं कि क्यों बाध्य होता है, क्योंकि एफआईआर का मतलब क्या है? किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सूचना देना, किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना देना होता है। तो जब गंभीर अपराध के बारे में सूचना दिया जाता है, इसका मतलब उसमें इमीडिएट एक्शन लेना है। तो पुलिस अधिकारी को उसमें इमीडिएट एक्शन लेना होता है। इसलिए कहा गया बाध्यकारी, वो ये नहीं कह सकता है कि ये मेरे पुलिस स्टेशन के लोकल जुडिक्शन में नहीं है, क्योंकि सेक्शन 154 सीधे डिक्लेयर करता है कि किसी भी पुलिस स्टेशन पर हो सकता है। यही कारण है कि सब सेक्शन 3 बताया गया है कि अगर पुलिस अधिकारी नहीं लिखता है तो सीधे एसपी के यहाँ एफआईआर किया जा सकता है। कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एफआईआर टेलीफोन से हो सकती है? अब इस पर देखिए, टेलीफोन से एफआईआर करने का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति टेलीफोन से बोल रहा है और जो भी बता रहा है वो स्पष्ट नहीं है, ऑफेंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो एफआईआर नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर सब कुछ क्लियर है और फिर बाद में उस व्यक्ति के साइन करा लिए जाते हैं तो फिर वो एफआईआर माना जा सकता है। ये कंडीशन आती है। एफआईआर टेलीफोन से हो सकती है या नहीं होती है, इस पर जैसा भी ऑप्शन जैसे दिया रहे, अगर उसमें दिया है कि एफआईआर क्लियर है, स्पष्ट है, कौन व्यक्ति एफआईआर कर रहा है वो क्लियर है, उसकी पहचान हो सकती है, वो साइन कर सकता है कि, तो एफआईआर बिल्कुल उसकी वैल्यू मानी जाती है। कुछ केसेज भी पूछे गए हैं, जैसे यूपी सिविल जज देखते होंगे, राजस्थान या छत्तीसगढ़ सिविल जज में भी केस पूछे जाते हैं। एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है, राजेंद्र सिंह वर्सेज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2008 सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसमें पूछा गया है ये केस किस विषय पर है। तो बताइएगा, इसमें बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने के लिए बाउंड होता है, ये उस पर केस होता है। दूसरा सवाल आता है, पूछा गया है कई बार कि क्या एफआईआर सारभूत साक्ष्य है? तो बताइएगा ये सारभूत साक्ष्य नहीं है। इसकी वैल्यू कहाँ होती है? तो बताइएगा 145, 157। इस पर भी केस है, हाशिम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1972 सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसमें बताया गया था। यही चीज़ मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी बताया गया है 1991 में। तो जो ऐसे केस होते हैं ये सब भी कभी कभी पूछे गए हैं कि किस विषय पर है, तो ये सब भी पूछा जाता है एफआईआर के बारे में। अब सवाल आता है एफआईआर मेंस में क्वेश्चन कैसे बनता है? मेंस का क्वेश्चन कैसे बनता है एफआईआर में? एफआईआर क्या है, इसकी एविडेंशियल वैल्यू बताइए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एफआईआर क्या डाइंग डिक्लेरेशन बन सकता है? तीसरा आता है कि एफआईआर अगर पुलिस अधिकारी नहीं लिखे तो फिर एफआईआर करने वाले के पास क्या ऑप्शन होता है, क्या विकल्प होता है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एफआईआर पर, ठीक है। अब आपने देखा मेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, बताया हमने आपको। अब जैसे आता है कि मेंस में क्वेश्चन पूछा कि एफआईआर क्या है, इसकी एविडेंशियल वैल्यू, तो होता क्या है, सेक्शन 154 लिख के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 154 बताएंगे, पहले बताएंगे एफआईआर जैसे हमने आपको डिफाइन किया, उसकी डेफिनेशन बताएंगे, लीगल ग्लेसरी के वर्ड यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सेक्शन 154 के में कैसे कॉन्सेप्ट बनाया गया इसको लिखेंगे। इसके बाद जब एविडेंशियल वैल्यू आएगी तो वहाँ पर सेक्शन 154 तो बता ही रहे हैं, इसके साथ साथ पहले उसकी रेलेवेंसी बताएंगे, फिर एविडेंशियल वैल्यू बताएंगे। रेलेवेंसी आपने देखा सेक्शन 35 और कंडक्ट के रूप में सेक्शन 8 में। इसके अलावा एविडेंशियल वैल्यू में सेक्शन 145 आपको बताना पड़ेगा इंडियन एविडेंस एक्ट का, और सेक्शन 157, ये दोनों सेक्शन आप बताएंगे। उसके बाद फिर कंक्लूजन निकालेंगे कि इसकी क्या वैल्यू है। और वैल्यू आपने जाना कि सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं है, सब्सटेंशियल, ये केवल और केवल कोरोबरेशन का काम करता है या कंट्राडिक्शन का काम करता है। फिर सवाल आया कि एफआईआर क्या
डायरेक्ट डिक्लेरेशन बन सकता है, तो उसमें भी पहले एफआईआर बताएंगे, फिर डायरेक्ट डिक्लेरेशन बताएंगे क्या होता है, फिर बताएंगे आप कैसे ये कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह जब लिखा जाता है तब अच्छे मार्क्स मिलते हैं। केवल ये नहीं बस डायरेक्ट डिक्लेरेशन होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा लिखने से नहीं, सब सेक्शन बताते हैं, सब प्रोविजन बताने पड़ते हैं कि कौन कौन प्रोविजन किस एक्ट में है। एफआईआर कौन कर सकता है बताया हमने पूरा, उसको देखिए। किस पुलिस स्टेशन पर हो सकता है, क्या कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर करने से मना कर सकता है, तो उसके बारे में आप बताइए कि मना नहीं कर सकता है। अगर मना करता है तो उसके पास क्या ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। ये मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये एफआईआर कंप्लेंट में डिफरेंस आता है तो डिफरेंस बताइए। और भी वीडियो जो हमारे जाएंगे उसमें तमाम डिफरेंसेस भी हर ऑफेंस के बारे में, हर प्रोसीजर के बारे में बताए जाएंगे आपको। अब सवाल आता है प्री का क्वेश्चन कैसे बनता है। इस पर प्री पूछा जाता है कि क्या सीआरपीसी में एफआईआर डिफाइन किया गया, तो आप सीधे बताइए नहीं, सीआरपीसी में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। सीआरपीसी में केवल इसका कॉन्सेप्ट है। दूसरा सवाल आता है सीआरपीसी में किस सेक्शन में इसका कॉन्सेप्ट है, तो बताइए सेक्शन 154 में। तीसरा सवाल बनता है कि एफआईआर किस ऑफेंस में हो सकता है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, तो आप बताइए केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट होती है, जिसे जनरली कह देते हैं एनसीआर। ये सेक्शन एक क्वेश्चन आता है। फिर आता है कि एफआईआर के बेसिस पर क्या किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है, आप सीधे बताइएगा नहीं, डायरेक्ट इसके बेसिस पर किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये केवल एक इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये प्री के ऐसे तमाम क्वेश्चन बनते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह। फिर सवाल जैसे पूछा जाए, मान लीजिए कि अगर किसी ने एफआईआर किया और बाद में उसकी डेथ हो गई तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बताइएगा। डेथ हुई है, डेथ से पहले उसका स्टेटमेंट कैसा था, क्या उसकी डेथ के बारे में स्टेटमेंट था, तो आप इसका जवाब बताइएगा कि ये बिल्कुल डायरेक्ट डिक्लेरेशन के रूप में रिलेवेंट हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि एफआईआर क्या है बताइए, एक कॉमन आंसर दिया करिए एफआईआर क्या है, फिर पूछे कॉन्सेप्ट कहाँ है, फिर बताइए उसका कॉन्सेप्ट कहाँ पर है। फिर एफआईआर मान लीजिए ऐसे पुलिस स्टेशन पर कर दी गई, क्वेश्चन किया जाता है कि ऐसे पुलिस स्टेशन पर की गई जिसके लोकल जुडिक्शन में ऑफेंस नहीं हुआ, तो क्या वो लिखने के लिए बाउंड है, इसका जवाब बताइए। बिल्कुल बाउंड है। क्यों? क्योंकि 154 में, सेक्शन 154 में नहीं कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन पर ये एफआईआर होना चाहिए, किसी भी पुलिस स्टेशन पर हो सकता है। ये कंडीशन आती है। क्या एसपी को डायरेक्ट एफआईआर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सेक्शन 154 सब सेक्शन 3। क्योंकि अगर उसको व्यक्ति को लगता है कि नहीं लिखा जा रहा है एफआईआर हमारा, ये स्टेशन इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन का है वो नहीं लिखेगा, तो सीधे एसपी के यहाँ जा सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है पूछा जाए इंटरव्यू में, बताइए, वो सीधे कंप्लेंट फाइल कर सकता है मजिस्ट्रेट के यहाँ, इसी बेसिस पर भी कॉग्निजेंस होता है। फिर मजिस्ट्रेट एफआईआर, फिर मजिस्ट्रेट या तो एफआईआर करने का दर्ज कर देगा, दर्ज करवाने का आदेश देगा, या फिर सीधे वो कहेगा कि इन्वेस्टिगेशन करो। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की, संज्ञेय अपराध की बात होती है, इसलिए ये सब प्रोविजन स्पेशल बनाए गए हैं इसके लिए। इसके बाद भी तमाम टॉपिक पर और भी वीडियो आपको जाते रहेंगे, आप उनको भी देखिए, और ये भी वीडियो देख के आप नोट करके इसके जितने पॉइंट बताए गए, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और इन सबसे प्री मेंस के इंटरव्यू तीनों के सवाल बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ओके।